बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th class we will discuss the chapter number 10 and the topic name is indicators and salts. Salts में हम 2 topics discuss करेंगे, characteristics and preparation of salts. First of all we will discuss the indicators. Indicators are organic compounds and indicators are used to identify the strongly acidic and strongly basic solution. इंडिकेटर्स फॉर एग्जांपल लिटमस जो है वो इंडिकेटर है हमारे पास, और फिनोल्फथालीन जो है वो हमारे पास एक इंडिकेटर है। ठीक है, जो किसी भी सॉल्यूशन के स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन जो है वो उसमें हम इंडिकेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं सबसे पहले लिटमस को कि लिटमस अगर एसिडिक सॉल्यूशन में हमारे पास हो तो वो हमें रेड कलर देगा। ठीक है, इसके बाद बेस में अगर वो होगा तो वो हमें ब्लू कलर जो है वो देगा। इसी तरह से फिनोल्फथालीन को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो हमारे पास जो एक न्यू प्रोडक्ट बनेगी वो एक कलरलेस सॉल्यूशन जो है वो होगा, और अगर हम उसको बेस के अंदर डालेंगे फिनोल्फथालीन को तो वो हमें रेड कलर जो है वो देगा। इसी के साथ साथ जो अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे पास फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है स्ट्रॉन्गली एसिडिक जो है वो उसमें 1, 2, 3 वैल्यूज जो हैं 1 pH, pH2, pH3, pH4 उसमें जो है वो हमें कलरलेस देगा। जैसे ही हमारा इंक्रीज करता है pH के 7 से ऑनवर्ड 9 पर जाके जो है वो रेड कलर देगा। आप लोग अगर देखें आप लोगों के बुक में एक टेबल जो है वो दिया हुआ है, एक उन्होंने हमारे पास मिथाइल ऑरेंज जो है वो भी इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है। मिथाइल ऑरेंज में एसिडिक सॉल्यूशन रेड कलर देगा। ठीक है, और लिटमस में भी जो है वो रेड कलर देगा एसिडिक सॉल्यूशन में, जैसे मैंने आपको बताया, और फिनोल्फथालीन जो है वो कलरलेस होगा। बेस में जो है वो मिथाइल ऑरेंज हमें येलो कलर देगा, लिटमस हमें ब्लू कलर देगा, और फिनोल्फथालीन जो है वो बेस में हमें रेड कलर देगा। इसके बाद हमारे पास जो है वो मेजरिंग ऑफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन का टॉपिक आ जाता है कि हम लोगों के पास पीएच स्केल को मेजर करने के लिए, सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड नंबर 2 पीएच मीटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है हमारे पास, ये इंडिकेटर यूज्ड एज अ मिक्सचर, मतलब 2-3 इंडिकेटर्स को इकट्ठा कर लिया जाए या 2 सॉल्यूशंस को, तो वो जो है वो मिक्स हो जाते हैं। जब वो मिक्स हो जाते हैं तो वो डिफरेंट पीएच वैल्यूज जो है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं उनको हम लोग सिंपल पीएच इंडिकेटर भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रिप मिलती है। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिप मिलती है, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। आप लोगों की बुक में जो है दिखाया गया होगा, आप लोग देखिएगा। एक लॉन्ग इस तरह से 14 बॉक्सेस वाली एक शीट बनी होगी जिसमें 14 कॉलम्स जो हैं वो होंगे। आप लोगों के पास डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, आप लोगों ने उस सॉल्यूशन को जब मेजर करना है, जैसे कि एसिड के अंदर आपने फिनोल्फथालीन डाला तो आपके पास क्या कलर आया। ठीक है, कोई भी कलर आ जाता है तो आपने इस कलर के साथ मैच करना है, तो वो जो भी कलर होगा वो आपका मैच हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके सॉल्यूशन की जो है वो पीएच कितनी है। ठीक है, ये हमारे पास था यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बाद हमारे पास आता है पीएच मीटर। पीएच मीटर जो है वो हमारे पास एक डिजिटल मेथड है, डिजिटल जो है ऑपरेटर्स है जो लैब्स में मौजूद होता है। आप लोग देखें उसमें हमारे पास सॉल्यूशन, आपकी बुक में जो है वो डायग्राम बनी हुई है। होता क्या, उसमें एक सॉल्यूशन बीकर के अंदर होता है, आपका इलेक्ट्रोड जो है वो आपने सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देना है, और जब आप उसके अंदर डिप कर देंगे तो साइड पे आपका जो पीएच मीटर होगा उसके ऊपर आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो मेथड है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, इससे आपको जो है वो आपकी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट पता चल सकती है। इसके साथ साथ गर्ल्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की तरफ आते हैं।
हम लोगों ने अब तक एसिड बेसिस को भी डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया और उनके रिएक्शंस भी हमने, केमिकल रिएक्शन जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सॉल्ट्स। व्हाट आर सॉल्ट्स? अगर हम सॉल्ट्स की बात करते हैं, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट्स जो है वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन मेथड। अब आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो कंप्लीट, हम लोग 9th की बुक में हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें अगर हम आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन देखें तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे को कंप्लीट ट्रांसफर कर दे, उसको क्या कहते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जिस आयनिक बॉन्ड का ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मैं दोबारा से बता दूं, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन मेथड। एंड और नेक्स्ट स्टेप, जो हमारी नेक्स्ट बात है वो ये है कि सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव केटाइंस। केटाइंस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव एनाइंस, एनाइंस के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। कि सॉल्ट्स जो है वो पॉजिटिव केटाइंस और नेगेटिव एनाइंस से मिलकर बने होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास पॉजिटिव केटाइंस कौन होंगे? वो मेटल होंगी, और नेगेटिव एनाइंस कौन होंगी? वो एसिड्स होंगी। अब लेट्स सपोज एग्जांपल में यहाँ पे आपको बता दूं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या है? मेटल है, और क्लोराइड क्या है? वो आपके पास एक, उसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड क्या बन गया? आपके पास एक सॉल्ट बन गया। अब देखिए, सोडियम क्या है? आपके पास पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, और क्लोराइड क्या है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। तो क्या हुआ? सॉल्ट आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव केटाइंस एंड नेगेटिव एनाइंस। यहाँ पर बात क्लियर? उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ, जब भी एसिड की बात आएगी कि जो एसिड होगा वो आपका एनाइन होगा। ठीक है, एसिड क्या होगा? वो आपका एनाइन होगा। ए डॉट ए, ये आपने याद रखना है, कभी भी ये मत भूलिएगा कि केटाइन जो है वो आपकी मेटल है, तो एनाइन क्या है? आपके एसिड है। ए डॉट ए से जो है वो आप लोग इसको याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हाउ सॉल्ट आर नेम्ड। सॉल्ट्स को नेम किस तरह से दिया जाता है? व्हेन मेटल एंड एसिड रिएक्ट विद ईच अदर इट विल फॉर्म सॉल्ट। कि जब मेटल और एसिड जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, सोडियम मेटल है आपके पास, और एसिड हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया, तो ये कौन सा सॉल्ट बनेगा? सल्फेट का सॉल्ट बनेगा। सोडियम यहाँ पर 2, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में भी इक्वेशन जो है वो बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग। सोडियम सल्फेट और H2 आपके पास हो जाएगा, निकल जाएगा, ये आपके पास क्या बन गया? आपका सॉल्ट बन गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है सॉल्ट्स की। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास? सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड। हमने बात की थी कि किस तरह से आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं। एंड फॉर्म क्रिस्टलाइन फॉर्म, फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। अगर आप लोग देखें, कॉमन एग्जांपल अगर हम लोग लें, आप लोग घरों में आइडल सॉल्ट जो है वो यूज़ करते हैं, तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो होता है। फर्दर अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में डायमंड की फॉर्म आ जाती है, लेकिन वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी लेवल आपका जो है वो हमने जो डिस्कस करना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही डिस्कस करनी है। एंड नंबर 2 पॉइंट्स इज सॉल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्ट्स के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। नंबर 3 सॉल्ट्स कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि सॉल्ट्स जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि शेप पर डिपेंड करती हैं। मीन्स salt contains water of crystallization which is responsible for the shape of crystals। कि क्रिस्टल्स की शेप पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो सॉल्ट
इक्वल होते हैं उसकी शेप पर, लेकिन मीन्स यहाँ पर मैं बात ये कहना चाह रही हूँ कि उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट सॉल्ट्स में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट सॉल्ट्स में। लेट्स सपोज कॉपर सल्फेट आपकी एग्जांपल जो है वो दी हुई है, इसमें कॉपर सल्फेट और 5 वाटर मॉलिक्यूल है। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट आ जाता है तो इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। लास्ट जो है वो हमारे पास है सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाई सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। सॉल्ट्स को न्यूट्रल कंपाउंड जो है वो क्यों कहा जाता है? सॉल्ट्स में ये बात पता होना आपको जरूरी है कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। सॉल्ट्स में ये बात जरूरी नहीं है कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हों, लेकिन चार्जेस का होना इक्वल होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इसमें इक्वल हों। लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लें। सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड के पास नेगेटिव चार्ज है, मीन्स उसके पास चार्जेस जो है वो 1 है, सोडियम का भी और उसका भी, क्लोराइड का भी, ठीक है। आयंस का जो है वो इक्वल होना नहीं जरूरी, चार्जेस का इक्वल होना जरूरी है। यहाँ पर हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होती हैं। इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो स्टूडेंट्स, अब हमने जो है वो प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स हैं वो उसको डिस्कस करना है। प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स जो हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स की हैं, एक तो सोलुबल सॉल्ट्स हैं और दूसरी जो है वो इनसोलुबल सॉल्ट्स हैं। फॉर हमारे पास जो मेथड्स हैं वो हमारे पास सोलुबल सॉल्ट्स के हैं और एक जो है वो इनसोलुबल सॉल्ट्स का है। सोलुबल सॉल्ट्स में डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं, उसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो मुझसे हमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन मेथड, या आपसे ये पूछा जा सकता है राइट डाउन दी 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करते हैं कि डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है वो होता क्या है। अ मेथड इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अ रिएक्टिव मेटल, कि एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है वो रिप्लेस होगा किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ, जो है वो रिप्लेस हो जाएगा कि आपके पास जो क्लोराइड है वो रिएक्ट कर जाएगा मैग्नीशियम के साथ और आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अगर आप लोग देखें, एसिड लिया है मैंने, मैग्नीशियम इस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड 2 कहाँ से आया, ये इसका 2 था, ये इसलिए यहाँ पर आ गया और H2 जो है वो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रलाइजेशन मेथड। इसको ये भी कह सकते हैं कि एसिड रिएक्ट विद मेटल, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर इट विल फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन मेथड। इसमें आपके पास एसिड है, बेस है, जब एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करेगा तो आपके पास सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। आप देख सकते हैं सोडियम मेटल और ये क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा और ये OH और ये वाला H जब कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड। कि इनसोल्युबल मेटालिक ऑक्साइड जो है ये इनसोल्युबल मेटालिक ऑक्साइड है जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। कॉपर जो है रिएक्ट करेगा इस सल्फेट के साथ तो क्या बना देगा, कॉपर सल्फेट, और साथ में आपके पास H2O जो है वो ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास रिएक्शन विद कार्बोनेट्स आ जाता है कि डाइल्यूट एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हमारे पास हम रिएक्ट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये भी जो है वो हमारे पास सॉल्ट है, कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड नाइट्रिक एसिड है तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट Na2NO3, ठीक है। 2 हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए लगा लिया, यहाँ से O निकला, H2H2O वाटर बन गया हमारे पास और साथ में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई।
इसके साथ साथ हमारा ये इसके साथ लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, उसमें हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉल्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं। प्रेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉल्ट्स ऐसा है कि उसमें हमारे पास कोई भी दो सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं, हमने उसको क्या करना है, मिक्सअप कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट एक है और सोडियम क्लोराइड एक है, ये दो सॉल्ट्स हैं। ठीक है, आपने इस सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन सेपरेट बनाना है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो है वो सेपरेट बनाना है। दोनों सॉल्ट्स के सोल्यूशन को फिर आपने क्या कर देना है, मिक्सअप कर देना है। जब इन दोनों सॉल्ट्स के सोल्यूशंस को आप लोग मिक्सअप कर देंगे तो आपके पास दो न्यू सॉल्ट्स बनेंगे, जिनमें से एक सोल्यूबल सॉल्ट होगा और एक इनसोल्यूबल। और जो इनसोल्यूबल सॉल्ट होगा वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा और दूसरा सोल्यूशन जो है वो मिक्सअप हो जाएगा। जो नीचे पैंदे में जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं वो नीचे बैठ जाएगा, पिपेट बन जाएंगे, उसको क्या वो होगा इनसोल्यूबल सॉल्ट, और दूसरा आपके पास क्या बन जाएगा, सोल्यूबल सॉल्ट। यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है। जब आपके पास ये दोनों रिएक्शन करेंगे, हमने कहा था इसका भी सोल्यूशन बनाए, इसका भी सोल्यूशन बनाए, फिर उन दोनों सोल्यूशंस को आपने क्या करना है, कंबाइन कर देना है। कंबाइन करेंगे तो एक सोल्यूबल होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल। रिएक्शन क्या होगा कि आपका ये सिल्वर जो है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और सोडियम जो है वो आपका रिएक्ट कर जाएगा इस नाइट्रेट के साथ। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो फिनिश होता है, प्रेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉल्ट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।